हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभलक्ष। पिछले क्लास के वीडियोज में हम लोगों ने दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ लिया था। इसमें हम लोगों ने पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम भारत के सीमावर्ती राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत के सीमावर्ती राजवंश। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर राजवंश तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये सीमावर्ती राजवंश क्या है, सीमावर्ती क्या है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सीमावर्ती के बारे में कि आखिर ये सीमावर्ती क्षेत्र होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं जो भारत हमारा देश है वह कई देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। पाकिस्तान के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ करता है, चीन के साथ करता है, भूटान के साथ करता है, नेपाल के साथ करता है और थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान के साथ करता है। तो कई देश हैं। तो जिस क्षेत्र में भारत का वह क्षेत्र जो किसी दूसरे देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, भारत का वह क्षेत्र जो किसी दूसरे देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो वैसे क्षेत्र कहलाते हैं सीमावर्ती क्षेत्र। क्या कहलाते हैं? सीमावर्ती क्षेत्र। तो भारत का जो हिस्सा है जो किसी दूसरे देश के साथ अपनी सीमा को लगा रहा है, जैसे मान लीजिए ये हिस्सा भारत का है, ठीक है, और इधर कोई और देश है, इस क्षेत्र में कोई और देश है, तो इस हिस्से में मान लीजिए यहाँ पे कोई क्षेत्र है, तो ये सीमा लगा रहा है इस देश के साथ, तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? सीमावर्ती क्षेत्र। समझ पा रहे हैं? ये हिस्सा भारत का है, इधर मान लीजिए ये भारत वाला हिस्सा, और इधर कोई और देश है, किसी को भी मान लीजिए, पाकिस्तान मानिए, चाइना मानिए, किसी भी देश को मान लीजिए, तो ये हिस्सा और भारत का ये क्षेत्र, तो इस क्षेत्र का ये वाला हिस्सा, ये पोर्शन, ये वाला हिस्सा भारत का और इसके साथ सीमा लगा रहा है। एक जो देश होगा, चाहे चाइना को मानिए चाहे पाकिस्तान को मानिए, तो ये सीमा लगा रहा है, तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? सीमावर्ती क्षेत्र। भारत का सीमावर्ती क्षेत्र जो किसी दूसरे देश के साथ अपनी सीमा को लगा रहा है। अब ये कहलाया हमारा सीमावर्ती क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में किसी राजवंश का उदय हुआ, मान लीजिए यहाँ पे कोई राजवंश अपना साम्राज्य स्थापित करके रखा है, तो ये क्या कहलाएगा? सीमावर्ती राजवंश। क्या कहलाएगा? सीमावर्ती राजवंश। ये सीमावर्ती क्षेत्र हुआ, इसमें किसी साम्राज्य का उदय हुआ, कोई राजवंश यहाँ पे अपना स्थापित कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा? सीमावर्ती राजवंश। तो समझ में आ गया सीमावर्ती राजवंश। तो भारत का ऐसा क्षेत्र जो किसी दूसरे देश के साथ अपना सीमा साझा करता है, तो वैसे क्षेत्र को कहते हैं सीमावर्ती क्षेत्र। और इन सीमावर्ती क्षेत्रों में अगर किसी साम्राज्य का, किसी वंश का उदय हो गया, तो वह क्या कहलाया? सीमावर्ती राजवंश, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में इसका उदय देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम लोगों ने समझ लिए सीमावर्ती राजवंश, तो ये कहलाया सीमावर्ती राजवंश। तो सीमावर्ती राजवंशों का उदय हमें भारत में देखने को मिलता है। अब कौन कौन से हैं? तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले बंगाल के वंश, कश्मीर के वंश, गुजरात के वंश और असम के वंश। चार स्थानों के बारे में पढ़ेंगे, 4 सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत के सीमावर्ती राजवंशों के उदय में हम लोग 4 क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, 4 सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे बंगाल के वंश के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे कश्मीर के वंश के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे गुजरात के वंश के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे असम के वंश के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बंगाल के वंश की। बंगाल के वंश में हम लोग 3 वंशों को पढ़ेंगे। पहला पाल वंश, सैन वंश, गौड़ वंश। कौन कौन? बंगाल में किसको पढ़ेंगे? पाल वंश, सैन वंश, गौड़ वंश। इसको याद रखने के लिए हम लोग गॉसिप से याद रख सकते हैं। गॉसिप बातचीत करना, गॉसिप समझते नहीं? गॉसिप करना। बंगले में लोग गॉसिप करते हैं, क्या करते हैं? चुप चुप के बात करते हैं। बंगले में लोग गॉसिप करते हैं, तो गॉसिप से याद रख सकते हैं। गौ से हो जाएगा गौड़ वंश, सा से हो जाएगा सैन वंश और पा से हो जाएगा पाल वंश। तो किससे याद रख सकते हैं? गॉसिप। तो बंगाल के वंश को हम लोग याद रख सकते हैं गॉसिप से। बंगले में गॉसिप कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? बंगले में ही लोग गॉसिप करते हैं, तो बंगले में बैठ के लोग गॉसिप कर रहे हैं, तो गॉसिप से याद रख लेंगे। गौ से गौड़ वंश, सा से सैन वंश और पा से पाल वंश। अब आगे बात करते हैं कश्मीर के वंश। कश्मीर के वंश में भी हम लोग 3 वंश को पढ़ेंगे, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, इसे याद रख सकते हैं काउल से। किससे? काउल से। बंगाल वाले को गॉसिप से याद रखेंगे, कश्मीर वाले को काउल से याद रखेंगे। काउल, काउल से का से हो जाएगा कारकोट वंश, ऊ से हो जाएगा उत्पल वंश और ला से हो जाएगा लोहार वंश। तो इसको याद रखेंगे काउल से, ठीक है। अब इसमें जोर क्यों दे रहे हैं, इसे याद क्यों रखने बोल रहे हैं? इसलिए याद रखने बोल रहे हैं कि कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से वंश बंगाल से संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा पाल वंश, सैन वंश, गौड़ वंश, एक और आ जाएगा, तो बोलेगा बंगाल से संबंधित नहीं है। तो ये तीनों तो बंगाल से संबंधित हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये वर्ड रहेगा गॉसिप, गॉसिप, अरे गॉसिप, गौड़ वंश बंगाल से है, ये तो आंसर में नहीं होगा। सिप, सा, सैन वंश ये भी बंगाल में है, पाल वंश ये भी बंगाल में है। तो जो एक और आएगा, कोई भी आ जाएगा, चाहे उत्पल वंश दिया हो, लोहार वंश दिया हो, कोई भी वंश हो,
तो उसको आप आराम से समझ सकते हैं कि नहीं ये बंगाल वाला हिस्सा में नहीं आता है, तो आपका आंसर इधर वाला हो जाएगा। तो इस तरह के कई बार सवाल देखने को मिलते हैं। इसमें भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से वंश कश्मीर से संबंधित नहीं है या फिर कश्मीर के वंश नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आपका 3 ऑप्शन मिलेगा, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। एक और कोई वंश मिल जाएगा, चाहे सेन वंश मिल जाएगा यहाँ पे, कोई एक और ऑप्शन। तो अगर आपके दिमाग में काउल होगा, कश्मीर, क से कश्मीर, क से काउल, बंगले में गॉसिप, आराम से रिलेट कर सकते हैं। बंगले में गॉसिप करते हैं, क से कश्मीर है तो क से काउल, काउल से याद रख लेंगे। अच्छा काउल है तो यानी कारकोट वंश, क से कारकोट, कारकोट वंश होगा आंसर में, ये कश्मीर से रिलेटेड है। उल, काउल, उत्पल वंश कश्मीर से होगा, लोहार वंश कश्मीर से होगा। कोई और आपको मिल गया, अरे नहीं ये कश्मीर से नहीं होगा, तो आप आराम से आंसर लगा सकते हैं। तो कश्मीर वंश, काउल, बंगाल वंश, गॉसिप, बंगाल के 3 वंश और कश्मीर के भी 3 वंश। और गुजरात में एक वंश पढ़ेंगे मैत्रक वंश, वल्लभी गुजरात में स्थित है, वल्लभी के मैत्रक वंश। और असम में भी एक वंश पढ़ेंगे कामरूप का वर्मन वंश। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बंगाल के वंश की। क्या करते हैं सबसे पहले बात, बंगाल के वंश की बात करते हैं। तो बंगाल के वंश की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में। बंगाल के वंश में सबसे पहले पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में। पाल वंश के संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, और इन्होंने पाल वंश की राजधानी बनाई मुंगेर को, जो बिहार में स्थित है। गोपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, मुंगेर, जो बिहार में स्थित है। और पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने एक और काम किया कि इन्होंने औदंतपुरी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बिहार में स्थित है। तो गोपाल ने क्या काम किया, औदंतपुरी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बिहार में स्थित है। तो गोपाल से हमें इतनी सारी बातें याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट कि पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। गोपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, मुंगेर, बिहार। और औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो गोपाल ने की। गोपाल के बाद पाल वंश के अगले शासक होते हैं धर्मपाल। गोपाल के बाद पाल वंश के अगले शासक धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश के सबसे महान शासक होते हैं। धर्मपाल जो थे वे पाल वंश के सबसे महान शासक थे, और इन्होंने 2 उपाधि धारण की। धर्मपाल ने 2 उपाधि धारण की, पहला परम सौगात की उपाधि और दूसरा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि। और उत्तरापथ स्वामी से भी हमें एक बात याद रखनी है कि उत्तरापथ स्वामी की उपाधि इनको गुजराती कवि सोरठल ने दिया। एक कवि थे गुजरात के सोरठल, इन्होंने ही सबसे पहले धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा था। तो गुजराती कवि सोरठल ने ही धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी का उपाधि दिया था। धर्मपाल के शासनकाल में एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, और वह होता है कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, जब हम लोग राष्ट्रकूट वंश पढ़ रहे थे तो वहां भी हम लोगों ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष की चर्चा की थी। कन्नौज, उस समय जो कन्नौज था वह एक समृद्ध क्षेत्र था, समृद्ध प्रदेश था, और कन्नौज को 3 राजवंश थे वे अपने अधीन करना चाहते थे। तो इसमें से कौन कौन 3 राजवंश थे, तो पाल वंश थे, राष्ट्रकूट थे और गुर्जर प्रतिहार वंश थे। तो जो कन्नौज था ये एक समृद्ध प्रदेश था, इसलिए इसे 3 राजवंश अपने अधीन में करना चाहते थे, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसीलिए इन 3 राजवंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय यानी 3 राजवंशों के बीच संघर्ष, इसीलिए ये कहलाया त्रिपक्षीय संघर्ष। और किसके लिए हो रहा था त्रिपक्षीय संघर्ष, तो कन्नौज के लिए, कन्नौज को हासिल करना चाहते थे, इसीलिए कहलाया कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 राजवंश थे इसलिए त्रिपक्षीय कहलाया, 3 राजवंशों के बीच संघर्ष था इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाया। किस चीज को लेकर संघर्ष था, तो कन्नौज को लेकर संघर्ष था, कन्नौज को अपने अधीन करना चाहते थे, इसीलिए कहलाया कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये 3 राजवंश कौन कौन थे, तो पहला था पाल वंश, दूसरा था राष्ट्रकूट वंश और तीसरा था गुर्जर प्रतिहार वंश। अब जब कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था, जब कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था तो उस समय पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, राष्ट्रकूट के शासक थे ध्रुव, ध्रुव होगा, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे ध्रुव, और गुर्जर प्रतिहार के शासक थे वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार के वत्सराज। तो जब कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था उस समय इसमें 3 राजवंश ने हिस्सा लिया, पाल वंश ने, राष्ट्रकूट ने और गुर्जर प्रतिहार ने। पाल वंश के शासक थे धर्मपाल उस समय, राष्ट्रकूट के थे ध्रुव और गुर्जर प्रतिहार के थे वत्सराज। धर्मपाल जो पाल वंश के महान शासक थे, इन्होंने एक और काम किया। इन्होंने क्या किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की।
और यह कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो धर्मपाल ने भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और गोपाल ने भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, किसकी? औदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो दोनों ने एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। इससे ये पता चलता है जो पाल वंश है वह थोड़ा शिक्षा को ज़्यादा ही महत्व देते थे, इसलिए विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। तो गोपाल औदंतपुरी का विश्वविद्यालय और धर्मपाल विक्रमशिला की विश्वविद्यालय, दोनों बिहार में स्थित हैं। अब धर्मपाल के बाद पाल वंश के अगले शासक बनते हैं देवपाल। देवपाल के बारे में बात करें तो देवपाल के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था वज्रदत्त। देवपाल, देवराज इंद्र, जानते हैं देवताओं के राजा देवराज इंद्र, उनका एक हथियार होता था, औजार, वज्र। वे वज्र से प्रहार करते थे। जो देवराज इंद्र थे वे किससे प्रहार करते थे? वज्र से प्रहार करते थे। तो यहाँ से आराम से याद रख सकते हैं देवराज इंद्र यानी वज्र। तो देवपाल का जो दरबारी कवि थे वे कौन थे? वज्रदत्त। कौन थे? वज्रदत्त। और वज्रदत्त ने एक पुस्तक की रचना की थी लोकेश्वर शतक की, लोगों के ईश्वर। यहाँ ईश्वर की ही बात हो रही है। यहाँ देवपाल है, देवता पाल, वज्र है, देवता का राजा इंद्र होता है तो उसका एक हथियार होता है वज्र। तो वज्रदत्त दरबारी कवि है। और जब देवता वगैरह का ही बात हो रहा है तो लोगों के देवता लोकेश्वर शतक की रचना की। इस तरीके से आप थोड़ा सा रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। तो देवपाल के एक दरबारी कवि थे वज्रदत्त। वज्रदत्त ने एक पुस्तक की रचना की लोकेश्वर शतक की। और देवपाल ने औदंतपुरी में बौद्ध मठ की स्थापना की। बौद्ध मठ की स्थापना किसने की? देवपाल ने। तो देवपाल ने औदंतपुरी में बौद्ध मठ की स्थापना की और गोपाल ने औदंतपुरी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। और एक और विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की। कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब आगे बात करते हैं देवपाल के बाद जो अगले शासक हुए पाल वंश के, वे थे महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम में हमें एक ही बात याद रखना है कि महिपाल प्रथम के शासन काल में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण किया था। जब महिपाल प्रथम का शासन था बंगाल में, उसी समय बंगाल में चोल शासक राजेंद्र प्रथम आक्रमण करते हैं। महिपाल प्रथम के बाद जो अगले शासक बनते हैं पाल वंश के, वे थे रामपाल। रामपाल पाल वंश के अंतिम शासक थे। और रामपाल के दरबार में भी एक कवि थे जिनका नाम था जीमूत वाहन। और इन्होंने भी एक पुस्तक की रचना की थी, वह पुस्तक था दाय भाग। क्या था? दाय भाग। जीमूत वाहन, वाहन है इनके लास्ट में, वाहन से आप भागिए, वाहन लेके भागो। इनके नाम में भाग है, इनके नाम में वाहन। किससे भागो? वाहन से भागो। तो जीमूत वाहन, दाय भाग। कई बार यहाँ से सवाल देखने को मिलता है कि दाय भाग पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जीमूत वाहन ने की थी। जीमूत वाहन किनके दरबारी कवि थे? तो पाल वंश के अंतिम शासक रामपाल के दरबारी कवि थे। तो यहाँ से हम लोगों ने पाल वंश के बारे में पढ़ लिया। बंगाल के वंश में पाल वंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पाल वंश के बाद आगे बात करते हैं बंगाल के अगले वंश सेन वंश की। सेन वंश की बात करें तो सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया नदिया, लखनौती, जो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। सेन वंश के अगले शासक होते हैं विजय सेन। सामंत सेन के बाद सेन वंश के अगले शासक होते हैं विजय सेन, जो सेन वंश के सबसे महान शासक होते हैं। और इनके दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था श्रीहर्ष। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी विजय प्रशस्ति काव्य। विजय प्रशस्ति काव्य। तो विजय सेन के दरबारी कवि श्रीहर्ष। जिसकी सेना विजय होगी तो वह क्या? हमेशा हर्ष में रहेगा, खुशी में रहेगा। जिसकी सेना हमेशा विजय होगी वह हर्ष में रहेगा। तो विजय सेन के दरबारी कवि श्रीहर्ष। और इन्होंने क्या लिखा? विजय प्रशस्ति काव्य पुस्तक की रचना की। अब विजय सेन इनके शासक हैं। दरबारी कवि विजय सेन के दरबारी कवि हर्ष हैं। तो हर्ष के अब शासक कौन है? विजय सेन। तो कौन सा बुक लिखेंगे? विजय प्रशस्ति लिखेंगे। तो विजय प्रशस्ति काव्य की रचना श्रीहर्ष ने की। तो विजय सेन सबसे महान शासक सेन वंश के, दरबारी कवि श्रीहर्ष। जिसकी सेना हमेशा विजय होगी वह हमेशा हर्ष में रहेगा। और इन्होंने पुस्तक की रचना की विजय प्रशस्ति काव्य। विजय प्रशस्ति काव्य। अब अगले शासक होते हैं सेन वंश के बल्लाल सेन। विजय सेन के बाद अगले शासक बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। तो इन्होंने बंगाल में जाति प्रथा और दास प्रथा को समाप्त कर दिया। बल्लाल सेन थे, इन्होंने बंगाल में जाति प्रथा और दास प्रथा को समाप्त कर दिया। बल्लाल सेन ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था अद्भुत सागर। बल्लाल सेन ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था अद्भुत सागर। किंतु ये पुस्तक की रचना शुरू किए
अद्भुत सागर लिखना शुरू किए पुस्तक, लेकिन इन्होंने पूरा नहीं किया। पुस्तक की रचना इन्होंने पूरा नहीं किया। पूरा किसने किया? तो अगले शासक लक्ष्मण सेन, सेन वंश के अगले शासक लक्ष्मण सेन। तो बल्लाल सेन ने एक काम किया था कि बंगाल में जाति प्रथा और दास प्रथा को समाप्त कर दिया, और इन्होंने एक पुस्तक की रचना करने की शुरुआत की, अद्भुत सागर की। लेकिन इन्होंने पूरा लिखा नहीं, इसको पूरा किया लक्ष्मण सेन ने, जो सेन वंश के अगले शासक होते हैं, जो सेन वंश के अगले शासक होते हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन की बात करें तो लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक होते हैं। कई बार यहाँ से सवाल बनता है कि बंगाल के अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन। कौन थे? सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में भी एक कवि थे जिनका नाम था जयदेव। क्या था? जयदेव। जयदेव ने एक पुस्तक की रचना की थी, गीत गोविंद। कौन सी? गीत गोविंद। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन राम के भाई लक्ष्मण। अब राम तो भगवान हैं, उनके भाई लक्ष्मण है, इनकी सेना कभी हारेगी? हमेशा उनका जय जयकार ही होगा। क्या होगा? हमेशा जय जयकार। तो जय जयकार से याद रख लेंगे जयदेव। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? गीत गोविंद पुस्तक। कई बार यहाँ से भी सवाल बनते हैं, गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने की? जयदेव ने की। जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, जो सेन वंश के शासक थे। तो यहाँ से हम लोगों ने सेन वंश को भी समझ लिया। अब बंगाल के अगले वंश की बात करते हैं, जो है गौड़ वंश। कौन है? गौड़ वंश। गौड़ वंश के संस्थापक थे शशांक। गौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? शशांक। और शशांक शैव धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को? शैव धर्म को मानते थे। शशांक ने क्या करवाया था? इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। शशांक ऐसे शासक थे जिन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और यहाँ से भी कई बार सवाल बनता है कि बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था। और शशांक गौड़ वंश के संस्थापक थे। शशांक की हत्या हर्षवर्धन करते हैं, वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन। शशांक की हत्या हर्षवर्धन करते हैं। जब हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे थे वर्धन वंश में, तो वहाँ हम लोगों ने शशांक के बारे में बात की थी कि हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या क्यों की थी। तो इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि हर्षवर्धन का एक बड़ा भाई था राज्यवर्धन, और एक बहन थी राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह होता है गृहवर्मा से। किससे? गृहवर्मा से, जो मौखरी वंश के शासक होते हैं। और गृहवर्मा का दुश्मनी चलता था, एक शासक थे मालवा के, वे थे देवगुप्त। तो देवगुप्त के साथ गृहवर्मा की दुश्मनी चलता था। देवगुप्त क्या किए? गृहवर्मा को मार देते हैं, और हर्षवर्धन की जो बहन होती है राज्यश्री, उसको अपने अधीन कर लेते हैं। और इसका बदला लेने के लिए जो इनका बड़ा भाई होता है राज्यवर्धन, वह देवगुप्त को मार देता है। और जो मालवा का शासक देवगुप्त था, वह किसका मित्र होता है? शशांक का मित्र होता है। तो राज्यवर्धन अपने बहन का बदला लेने के लिए देवगुप्त को मार दिया, मालवा के शासक को। और मालवा का शासक देवगुप्त शशांक का दोस्त था, तो ये अपना दोस्त का बदला लेने के लिए राजवर्धन को मार देता है। किसको मार देता है? राजवर्धन को। अब राजवर्धन हर्षवर्धन का बड़ा भाई था, तो अब हर्षवर्धन क्या करता है? हर्षवर्धन राजवर्धन का बदला लेने के लिए, अपने बड़ा भाई का मौत का बदला लेने के लिए शशांक को मार देता है। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन शशांक की हत्या कर देता है। तो शशांक से हमें क्या याद रखना है? संस्थापक है गौड़ वंश का, और बोधि वृक्ष को कटवाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। और शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने किया था। तो यहाँ से हम लोगों ने बंगाल के सभी वंशजों के बारे में पढ़ लिए, पाल वंश, सेन वंश और गौड़ वंश। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं गुजरात के वंश वल्लभी के मैत्रक वंश की। एक लाइन का चीज है, इसे थोड़ा सा याद रखना है कि गुजरात में एक प्रदेश था वल्लभी। तो वल्लभी में एक शासक करते थे एक वंश मैत्रक वंश। वल्लभी में एक वंश थे मैत्रक वंश, और इस वंश के संस्थापक थे भट्टारक। इस वंश के संस्थापक क्या थे? भट्टारक। और संस्थापक भट्टारक थे। और जो मैत्रक वंश था उस समय जो वल्लभी था, तो वल्लभी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों धर्म का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। तो हमें वल्लभी से इतना ही बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि वल्लभी में मैत्रक वंश का साम्राज्य था, और उसके संस्थापक थे भट्टारक, और वल्लभी बौद्ध धर्म जैन धर्म का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ से हम लोगों ने बंगाल के वंशजों को पढ़ लिया, और ये छोटा सा था जो गुजरात वाला हिस्सा, तो गुजरात के वंशजों के बारे में पढ़ लिया, जो था वल्लभी का मैत्रक वंश। अब आगे हम लोग बात करेंगे कश्मीर के वंश और असम के वंश की। अब आगे बात करते हैं कश्मीर के वंश के बारे में। तो कश्मीर के वंश के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि इसको शॉर्टकट याद रख सकते हैं काउल से। कश्मीर के वंशजों को किससे याद रख सकते हैं? काउल। काउल से कारकोट वंश, का से
काउल में का है, का से कारकोट वंश, ऊ से उत्पल वंश और ला से लोहार वंश। ठीक है, कश्मीर वंश के बारे में हमें ज़्यादा बातें याद नहीं रखनी है, बस याद ये रखना है कि कश्मीर के जो वंशज थे कारकोट वंश, इसके संस्थापक थे दुर्लभवर्धन। कौन थे? दुर्लभवर्धन। इसके बाद उत्पल वंश के संस्थापक थे अवंतीवर्मन, उत्पल वंश के अवंतीवर्मन। और लोहार वंश के संस्थापक थे संग्रामराज, लोहार वंश के संग्रामराज। तो इनके वंशजों में बस इतना ही याद रखना है, इनके संस्थापक के बारे में कि किस वंश के कौन संस्थापक थे। ठीक है, तो कश्मीर के वंशजों में बस हमें संस्थापक को याद रखना। अब बात हो रहा है कश्मीर की, तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जब हम लोग शुरुआत में पढ़ रहे थे स्रोत, प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था। तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी नामक पुस्तक से कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी किसने लिखा? तो कलहन ने लिखा है। किसने? कलहन। कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन है। और कलहन किसके दरबारी कवि थे? तो लोहार वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी राजतरंगिणी से मिलता है। इसके लेखक थे कलहन, और कलहन लोहार वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। तो यहाँ से हम लोगों ने कश्मीर वंश को भी समझ लिया। इसमें हमें सिर्फ संस्थापक याद रखना है, और इसके इतिहास की जानकारी हमें राजतरंगिणी से मिलता है जो कलहन लेखक है, और दरबारी कवि लोहार वंश के राजा हर्ष। तो हम लोगों ने बंगाल के वंश की बात कर ली, कश्मीर के वंश की बात कर ली, गुजरात के वल्लभी की बात कर ली। अब बचा असम। तो असम के बारे में हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है। असम तो जो कामरूप का वर्मन वंश है, इसमें कुछ पूछा नहीं जाता, वैसे बस एक ही चीज पूछा जाता है कि कामरूप किसका पुराना नाम है, किसका प्राचीन नाम है। जो ये कामरूप है, ये कामरूप किसका प्राचीन नाम है, बस एक ही चीज पूछा जाता है। किसका? तो असम का। असम का प्राचीन नाम, पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या है? कामरूप है। तो यहाँ से बस एक ही सवाल बनता है, बंगाल के वंश, कश्मीर के वंश, गुजरात के वंश, असम के वंश कंप्लीट हो गया। यानी भारत के सीमावर्ती राजवंशों के उदय को हम लोगों ने समझ लिया। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।